नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इन्फॉर्मपुर में। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपकी आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमारा सबसे पहला टॉपिक है सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है, यह प्रश्न कई तरीके से कई बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में, तो इसको ध्यान रखेंगे कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। दूसरा प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो यह पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। यानी जब अंग्रेज हमारे भारत पर शासन कर रहे थे तो वह उस टाइम में जो शिक्षा दी जाती थी वहाँ पर विवाद चला था कि पाश्चात्य शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा किसको मतलब मान्यता देनी चाहिए या किस भाषा में हम भारतीयों की शिक्षा करानी चाहिए। तो जो राजा राम मोहन राय थे वो पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे, क्योंकि इनका मानना था यदि हम अंग्रेजी भाषा को ग्रहण करेंगे तो हम अच्छे से अपनी बातों को अंग्रेजों के सामने या जो ब्रिटिश शासन था उसके सामने हम आसानी से चीज़ों को रख सकते हैं या उनके शासन में भाग ले सकते हैं, ऐसा इनका मानना था। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। यहाँ पर ध्यान रखेंगे मुगल बादशाह अकबर द्वितीय हैं। अगला प्रश्न है, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी 1839 में। अगला प्रश्न है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में। अगला प्रश्न है, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि किस समाज सुधारक को मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती हैं जिनको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रनाडे जी को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो यह हेनरी विवियन डेरोजियो थे जो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध कराने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? यानी विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न है, दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब। अगला है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये ज्योतिबा फुले थे। यह भी पूछा जाता है कि गुलामगिरी के पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो यहाँ पर देखना है कि सिख धर्म में जो सुधार के लिए नामधारी आंदोलन चलाया गया था तो यह गुरु राम सिंह कूका के द्वारा चलाया गया था, गुरु राम सिंह कूका के द्वारा। अगला प्रश्न है, महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई सरस्वती जी के द्वारा। यहाँ पर देखेंगे हमारा अगला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इससे संबंधित जो भी आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं उनको देख लेंगे एक बार। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये A.O. ह्यूम थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो यह 28 दिसंबर 1885 में प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, स्थापना वर्ष और प्रथम अधिवेशन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है ये। तो लॉर्ड डफरिन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय वायसराय भारत के। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कितनी बार अधिवेशन में मतलब अध्यक्ष की भूमिका निभाई या फिर अध्यक्षता कितनी बार करी? तो केवल एक बार करी थी, और वो भी 1924 में। 1924 में बेलगांव में, कर्नाटक में। ठीक है, बेलगांव, कर्नाटक के बेलगांव में जो राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन 1924 में हुआ था, तो उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, और यही इनका पहला अधिवेशन था जिसमें इन्होंने भाग लिया था। पहला, अंतिम, सब दोनों मान सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने करी थी, 1938 में हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो सेफ्टी वॉल का सिद्धांत जो दिया गया था ये लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी जब स्वतंत्रता हमको मिली थी 1947 में, तो उस टाइम में पूछ रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी। ठीक है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। अगला प्रश्न है आपका, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने रहे? लगातार 6 वर्ष तक, यह प्रश्न कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि लगातार 6 वर्ष तक राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला देखेंगे, अगला टॉपिक है यहाँ पर, भारत से बाहर हुई क्रांतिकारी गतिविधियाँ। देखिए, जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, या फिर ऐसे कहें कि जब भारत में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो भारत से बाहर भी कई भारतीय उसके लिए प्रयास कर रहे थे, क्योंकि जितनी भी जगह पे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, खासकर उन जगहों पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, या जो भी जैसे किसी सोसाइटी की स्थापना है आदि, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं वो देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। यहाँ पर 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये लंदन में की गई थी। ठीक है, ये जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है इसकी स्थापना कई जगह पे की गई थी, जैसे भारत में ही। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि लंदन में कब की गई थी? तो 1905 में की गई थी, और किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? तो भीकाजी रुस्तम कामा ने फहराया था, और मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी भीकाजी रुस्तम कामा को ही कहा जाता है। तो यह दोनों प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो यह सरकार जो अंतरिम सरकार बनी थी यह अफगानिस्तान में बनी थी, और ये कब बनी थी? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने करी थी? तो ये रास बिहारी बोस ने करी थी इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना। अगला टॉपिक देख लेते हैं, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। तो इससे जो प्रश्न आपकी परीक्षा में बनने की संभावना है उनको देख लेते हैं। यहाँ पर 29वां प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो यह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब करी गई थी? तो यह 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? तो यह स्वदेशी आंदोलन, जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था यानी बंगाल विभाजन के समय, तो वहीं पे बंगाल विभाजन के लिए स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन ये दोनों साथ में चल रहे थे, तो इसी आंदोलन के समय में वंदे मातरम गीत गाया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपका स्वदेशी आंदोलन की जगह पे बहिष्कार आंदोलन भी हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे दोनों, उसमें आंसर आपका एक ही होगा, वंदे मातरम। ठीक है, तो वंदे मातरम इन दोनों आंदोलन के समय प्रेरित हुआ था, क्योंकि ये दोनों साथ में, मतलब एक तरफ से स्वदेशी यानी देश में बनी हुई वस्तुओं का समर्थन हो रहा था, और विदेश बहिष्कार मतलब जो भी विदेशी वस्तुएं थी उसका बहिष्कार किया जा रहा था बंगाल विभाजन के कारण। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। बंगाल में शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को इसी दिन बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीन
कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो यह अवनींद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने भारत की प्राचीन कला और परंपराओं को जीवित रखने के लिए या पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी, यानी बांग्ला पत्रिका है संजीवनी, उसके संपादक कौन थे? तो कृष्ण कुमार मित्र संजीवनी के संपादक थे। अगला प्रश्न है वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कौन थे उस समय जब स्वदेशी आंदोलन के का समर्थन किया गया था जिस अधिवेशन में, तो उस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, जो अध्यक्षता कर रहे थे, वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? द बंगाली, यहाँ पर है द बंगाली, ठीक है, यहाँ पर है द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। अगला टॉपिक देख लेते हैं मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार। इस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, देख लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है इस टॉपिक से संबंधित, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह 1907 में कराची में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1909 को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी जो भारत शासन अधिनियम 1909 था उसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? मुसलमान के लिए, मतलब जो मुस्लिम समुदाय था उसके लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा हुई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा, जिसे आपका मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है इंडियन काउंसिल एक्ट 1916 में किस प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी? तो यहाँ पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारत सदस्य को नियुक्ति करने का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया था? ठीक है, तो यहाँ बताना है मतलब कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी जो परिषद होती थी उसमें भारतीय सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए कौन सा प्रावधान है? तो यहाँ पर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 आया था, जिसमें यह कहा गया था कि कार्यकारिणी जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी है उसमें भारतीय सदस्यों की नियुक्ति भी करी जाएगी। अगला प्रश्न है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। जब यह आया अधिनियम 1909 का आया, इसके बाद में भारतीयों का भी चयन होने लगा, तो सबसे प्रथम भारतीय कौन थे जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त हुए थे? तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। अगला प्रश्न है शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो लाला लाजपत राय थे, जो जिन्हें शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? तो इसे बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव को प्रारंभ किया था। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग। इससे बनने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न इस टॉपिक से महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किस से संबंधित है? तो यह कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से संबंधित है। 1916 में संपन्न हुआ लखनऊ समझौता, इसमें कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग पुनर्संगठित हो गई थी। अगला प्रश्न है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अंबिका चरण मजूमदार थे जिन्होंने लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता करी थी। अगला प्रश्न है सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनर्एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? तो यह लखनऊ अधिवेशन में हुआ। ठीक है, जो सूरत अधिवेशन आपका हुआ था उसमें जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस अलग हो गई थी, ये एक कब हुए? लखनऊ अधिवेशन 1916 के अंतर्गत। देखिए यही मतलब ये जो क्वेश्चन है ये सारे एक ही से संबंधित है, लेकिन कई तरह से प्रश्न पूछता है, इसलिए जानना जरूरी है। अगला प्रश्न देखेंगे कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय जी थे, जिन्होंने कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था उसका विरोध किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो यह आयरलैंड से ली गई है। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था? तो वह होम रूल लीग आंदोलन हुआ था, क्योंकि 1914 से आपका 1918 के बीच में होता है प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, उसी के मध्य में ये आपका होम रूल लीग आंदोलन आता है।
अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी? तो वह जो साप्ताहिक पत्रिका थी उसका नाम था कॉमनवेल्थ। अगला प्रश्न है, फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो यह एनी बेसेंट ने दिया था फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 2 जनवरी 1916 में लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। इसके महासचिव कौन थे? तो इसके महासचिव डी ग्राहम पोल थे। अगला टॉपिक देख लेते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था आपका वो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यहाँ पर लॉर्ड लिनलिथिगो थे जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, वायसराय लिनलिथिगो द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित किया था? तो ये 17 अक्टूबर 1939 को। यानी इन्होंने मतलब कि भारत को, क्योंकि भारत इनका उपनिवेश था, तो इन्होंने भारत में किसी भी नेता या फिर बड़े जो भी वहाँ के मुख्य नेता थे उनसे बिना सलाह लिए ही भारत को मतलब भारत का द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा करती थी कि भारत भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल है ब्रिटिश की तरफ से। ठीक है, ऐसा इन्होंने घोषणा करी थी। कब करी थी? 17 अक्टूबर 1939 को। अगला प्रश्न है आपका, कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी? तो यह मोहम्मद इकबाल थे, जिनके द्वारा 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मुस्लिम राष्ट्र की मांग करी गई थी, तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? यहाँ पर देखेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री पूछ रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, तो ये कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। अगला प्रश्न है, 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो यह चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। 1933 में पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था? तो यह लाहौर अधिवेशन 1940 था, जब पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकारा गया था। अगला है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो यह सिकंदर हयात खान थे, जिन्होंने पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करी थी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत करी गई थी। तो यह गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करा था। क्यों? क्योंकि अगस्त प्रस्ताव आया था, जिसके कारण, और दूसरा कि भारत को बिना किसी के मतलब जो भी मुखिया थे उनकी परमिशन लिए बिना ही ब्रिटिश शासन द्वारा भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी गई थी। तो इस वजह से व्यक्तिगत आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो गांधी जी द्वारा यह शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्राही किसे चुना गया था? तो विनोबा भावे थे, जिन्हें प्रथम सत्याग्राही चुना गया था। देखिए, यह प्रश्न जो है प्रथम सत्याग्रह और द्वितीय सत्याग्रह के जो सत्याग्राही थे, इससे संबंधित बीपीएससी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इस पे ध्यान देंगे। जो सत्याग्राही वह होते थे जो मतलब जैसे गांधी जी ने शुरू किया, तो सत्याग्राही का मतलब ये था कि वो लोग जो भी जनता होती थी उनके बीच में जाकर के जो भी आंदोलन का मुख्य कारण होता था उसको बताते थे, या फिर जो अंग्रेजों की नीतियां चल रही थी भारत में टूट फूट डालने की, उससे उनको जागरूक करना था। ठीक है, तो पहले जो सत्याग्राही चुने गए थे वो कौन थे? आपके विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्राही किसे चुना गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्हें द्वितीय सत्याग्राही चुना गया था। अगला प्रश्न है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना, यहाँ पर आपका जिन्ना है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ, यहाँ पर राजनीतिज्ञ है। ठीक है, यानी आपका जो कथन है वह है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो मोहम्मद इकबाल ने यह कथन कहा था। अगला प्रश्न है, सर्वोदय समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह विनोबा भावे जी के द्वारा की गई थी, सर्वोदय समाज की स्थापना। अगला टॉपिक देखते हैं, क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन
इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब भेजा गया था? तो ये मार्च 1942 में भारत में भेजा गया था क्रिप्स मिशन। अगला प्रश्न है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो यह प्रस्ताव आपका वर्धा में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, यानी मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता वाले अधिवेशन में ही भारत छोड़ो आंदोलन को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत जो प्रमुख नेता थे उनकी गिरफ्तारी से संबंधित है ऑपरेशन जीरो आवर, यानी यह कब चलाया गया होगा? 1942 में। ठीक है, यह भी ऑपरेशन जीरो आवर 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? तो ये लुई फिशर थे, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी का साथ दे रहे थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस पूना में रखा गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित करने वाले जयप्रकाश नारायण जी थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो इन्हें बांकीपुर जेल में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये चित्तू पांडे थे। ठीक है, चित्तू पांडे के द्वारा बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल के मिदनापुर जिले में, यहाँ पर जातीय है आपका, मिदनापुर जिले में जातीय सरकार, मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1942 में बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को। अगला टॉपिक देख लेते हैं, यहाँ पर है कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन। तो इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया था? तो कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो यह 24 मार्च 1946 में आया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेवेल था भारत का वायसराय कैबिनेट मिशन के आगमन के समय। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी मनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया है? तो यह कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान का पहला सत्र आयोजित हुआ था, और पहला सत्र मतलब है कि पहली बैठक जो संविधान सभा की बुलाई गई थी वो 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कब चुना गया था? तो यानी ये भी आपको याद रखना है कि जो संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था वो पहली बैठक में चुना गया था, संविधान सभा की पहली बैठक यानी 9 दिसंबर 1946 को। और कौन थे वह सदस्य जिन्हें अस्थायी सदस्य चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें स्थायी सदस्य चुना गया था, यानी पहली में अस्थायी चुना गया था सदस्य और दूसरे में स्थायी सदस्य। तो जो स्थायी सदस्य थे संविधान सभा के वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अगला टॉपिक देख लेते हैं, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। तो इससे जो संबंधित प्रश्न है महत्वपूर्ण वो देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता स्थानांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई? तो 3 जून 1947 को। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्ति सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पर सिरिल रेडक्लिफ थे, जिनकी अध्यक्षता में भारत विभाजन के संदर्भ में 1946 में नियुक्ति सीमा आयोग की अध्यक्षता की गई थी। यहाँ पर ध्यान रखेंगे
कि ये जो सीमा आयोग बनाया गया था, इसका कार्य यह था कि जो भारत और पाकिस्तान है इसकी सीमा को निर्धारित करना, ठीक है। तो यह किसने किया था रेडक्लिफ, सिरिल रेडक्लिफ थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी, नियुक्त सीमा आयोग की। अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेवी कृपलानी थी, ठीक है। जेवी कृपलानी थे जिन्होंने जो भारत विभाजन को स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और यह किस अधिवेशन में हुआ था? तो दिल्ली अधिवेशन के अंतर्गत हुआ था ऐसा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का जो अंतिम वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था, और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन था। हमने एक वीडियो डाल रखा है जहाँ पर सारे भारत के जितने भी गवर्नर रहे, और जो भी बंगाल के गवर्नर थे, फिर भारत के गवर्नर हुए, भारत के गवर्नर जनरल हुए, उसके बाद में जितने भी आपके वायसराय रहे, उन सबको एक क्रम से दे रखा है उस वीडियो में। तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर चेक करेंगे, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन रहे थे? तो सी राजगोपालाचारी थे, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया था? तो ये MS सुब्बालक्ष्मी थी जिनके द्वारा ये गीत गाए गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो GV मावलंकर जी थे, जिनको भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। तो यह आज का अंतिम प्रश्न है। आज के सेशन में कुल 100 प्रश्नों को सॉल्व किया गया है। उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, और यह सेशन आपकी आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम होता है, या फिर जो भी ये जो आपके नेशनल मूवमेंट है, वहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। तो उम्मीद करते हैं यह पूरा सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ इसको पूरा देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।